जय हिंद। हम भाग 1 से लेकर 4 तक देख चुके थे। आज हम इसको रिकॉल करते हैं। ओके, कल जो भाग 4 पढ़ाए थे उसको रिकॉल कर लेते हैं। समझते हैं ध्यान से। देखिए, भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल आते हैं। ओके, इसे ध्यान से समझिएगा। हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं इसको। ओके, 36 में भाग 4 की परिभाषा था, मतलब डीपीएसपी की बात बोली गई थी। ओके, 37 में क्या बोला गया था? न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में क्या बोला था? लोक कल्याण के बारे में राशन पानी सरकार देती है ना, लेकिन नहीं देगी तो क्या करेगी? क्या करेंगे आप लोग? न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि 37 में पहले ही बोल दिया। 39 में क्या था? 39 में समान काम के लिए समान वेतन था, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उससे मतलब नहीं है। ओके थे ना। और 39 के को में क्या था? समान विधि सहायता, मतलब निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बोला गया था। जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है और वो वकील अफर्ट नहीं कर सकता है, तो सरकार उसे एक वकील देगी, न्यायालय उसे एक वकील देगी, ठीक है, सलाह देने के लिए। ओके, इस तरह से हो गया। 40 में क्या था? 40 में पंचायत की बात बोली गई थी। 41 में क्या था? 41 में कुछ दशों में सरकारी सहायता, जैसे कि विकलांग लोग को साइकिल दिया जाता था। ओके, बूढ़ा व्यक्ति को पेंशन दिया जाता था। ओके, 42 में क्या था? 42 में प्रसूति सहायता था, अनुचित दशाओं में प्रसूति सहायता था। ठीक है, प्रसूति सहायता के बारे में बोला गया था। जैसे कि महिलाओं को मतलब 3 मंथ की छुट्टी, प्रेग्नेंट अगर है तो 3 मंथ पहले ही उसको छुट्टी दे दिया जाएगा, ये भी 2 बच्चा पे। ओके, 2 बच्चा तक। यहाँ 43 में क्या था? निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब कि सरकार आपको उतना वेतन देगी जिससे आपके परिवार का पालन पोषण आराम से हो सके। ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी, यही हो गया। 44 में क्या था? 44 में समान सिविल सहायता था। समान सिविल सहायता में कई तरह के हम बताए थे ना, जैसे कि दंड सहायता, अपराध करेंगे तो दंड संहिता लगेगा। आचार संहिता, मतदान के टाइम आचार संहिता लगता है, ये हो गया। तो वैसे यूसीसी, मतलब 44 में क्या था? समान सिविल सहायता में क्या बोला गया था? मतलब कि तलाक से रिलेटिव था, विवाह से रिलेटिव था, ये सब हम कल समझा दिए थे। 45 में क्या था? 45 में था 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सहायता। ओके, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सहायता, इस तरह से बोला गया था। और 45 में, ओके, 46 में क्या था? SC ST का विशेष प्रशासन। 47 में क्या था? पोषायुक्त आहार, मतलब सरकार की तरफ से ऐसा आपको पोषायुक्त आहार प्रोवाइड कराएगा जिसे आपके स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए ऐसा कराएगा। जैसे कि बिहार में शराब बंद हुआ, 47 आर्टिकल के तहत पोषायुक्त आहार के लिए। ओके, ये हो गया। 48 में क्या था? 48 में दुधारू पशु हत्या पर रोक लगाने की बात बोली गई थी। ओके, तो दुधारू पशु हत्या आप नहीं कर सकते हैं। 49 में क्या था? 49 में था राष्ट्र स्मारक की रक्षा, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? तो सरकार के पास है, सरकार की जिम्मेदारी बनता है, लेकिन वो अगर नहीं वो करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके देन। और 50 में क्या था? 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, मतलब अलग अलग किया गया है। न्यायपालिका मतलब जो न्याय करता है, कार्यपालिका मतलब डीएम एसपी, ओके, काम करने के लिए होता है, ये हो गया। 51 में क्या था? 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात बोली गई थी, जैसे कि भारत जो है यूएनओ का सदस्य जो बना था वो 51 आर्टिकल के अंतर्गत बना था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम देख चुके थे। अब जो हम देखने वाले हैं वो भाग 5 हम देखने वाले हैं। ओके, जिसमें कि राष्ट्रपति की बात बोली गई है, और भाग 5 में जो है 52 से 151 आर्टिकल तक आते हैं। लेकिन भाग 4 में कुछ बातें बोली थी केटी शाह ने, वो हम जान लेते हैं। केटी शाह ने क्या बोला था? केटी शाह ने बोला था कि यह उस चेक के समान है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया 36 से 51 जो आर्टिकल है ना, यही आर्टिकल के बारे में केटी शाह ने क्या बोला था कि यह उस चेक के समान है जो बैंक अपने भुगतान अनुसार अपना भुगतान करती है। ठीक है, मतलब केटी शाह ने कहा था कि यह उस चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। ये था भाग 4। ओके, कंप्लीट। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भाग 5। समझते हैं ध्यान से। भाग 5 में क्या बोला गया है? तो भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 52 से 151 आर्टिकल। ओके, लेकिन हम जो आज पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति के बारे में, जो आर्टिकल 52 से 61 तक जो है राष्ट्रपति की चर्चा है। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको राष्ट्रपति के बारे में फुल्ली समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, समझते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। पकानी मतलब पो से पद। ओके, का आता है ना, पकानी कोका दुयो दशम। का मतलब 53 आर्टिकल में क्या बोला गया है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ओके, 54 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है। 55 में क्या बोला गया है? तो 55 में बोला गया है कोटा। 55 में क्या बोला गया है? 55 में निर्वाचन की रीति के बारे में बोला गया है। ओके,
56 में क्या बोला गया है? 56 में कार्यकाल के बारे में बोला गया है। 56 में कार्यकाल के बारे में बोला गया, जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दर्शाया जाता है। ओके, तो हम धीरे धीरे जो है एक एक करके निपटाते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के बारे में बोला गया है, जो कि किस देश से लिए हैं हम राष्ट्रपति का पद? तो ब्रिटेन से लिए हैं राष्ट्रपति का पद। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति का अगर महाभियोग बोलेगा तो वो अमेरिका से लिए हैं, ये याद रखिएगा। ओके, 53 में क्या है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान बोलेगा तो कौन होगा? तो वास्तविक प्रधान जो होता है वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, 54 में क्या है? निर्वाचन के बारे में बोला गया है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है, जो कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किंतु मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं आर्टिकल 55 देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 55 देखेंगे, लेकिन इसको रिकॉल करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ बात बोली गई है राष्ट्रपति के बारे में। कहने का अर्थ ये हो गया, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो लोकसभा, राज्यसभा भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ओके, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा भाग लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं विधान परिषद के। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि जब सीएम विधान परिषद का सदस्य होगा तो वो वोट नहीं देगा, निर्वाचन में वो भाग नहीं लेगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या बोला गया है? जब 17वां संविधान संशोधन जब लागू हो गया तो इसमें क्या बोला गया था? दिल्ली और पांडुचेरी को यह अधिकार दिया गया है कि विधानसभा के सदस्य को भी निर्वाचन मंडल में भाग लेने का अधिकार है जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ओके, ये 17वां संविधान संशोधन में ये बात बोला गया है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। 55 देखते हैं। 55 में क्या बोला गया है? 55 में जो बोला गया है, 55 में बोला गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या क्या प्रक्रिया है। ओके, समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अनुपातिक पद्धति के आधार पे होता है। ठीक है, और एकल संक्रमणीय एवं अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ओके, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो सभी जनता के बीच होता है, जनता लोग वोट देते हैं, लेकिन इसका गुप्त मतदान होता है और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के आधार पे होता है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। 56 में क्या बोला गया है? तो 56 में बोला गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोला गया है, जो कि कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन समझिए ध्यान से, 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, 5 वर्ष के पहले अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उस राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में जो काम करेगा उसके पद पे आके, वो कौन काम करेगा? तो वह करेगा उपराष्ट्रपति। वो कौन करेगा? वो करेगा उपराष्ट्रपति, या कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश या अन्य मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य मुख्य न्यायाधीश ये काम करेगा उसके ऊपर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। ठीक है, उपराष्ट्रपति काम करेगा कार्यवाही के रूप में, लेकिन समझिए राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो इसको 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य हो जाता है। 6 माह के भरना अनिवार्य होता है। और समझने का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति जो होता है वो 5 वर्ष के लिए आता है। ठीक है, नया राष्ट्रपति जो आएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं। ओके, 56 में क्या है? 56 में राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में बोला गया है, जो कि 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में जो काम करता है वो कौन आता है काम करने के लिए? उपराष्ट्रपति आएगा या फिर अन्य मुख्य न्यायाधीश आएगा उसके ऊपर काम करने के लिए। ओके, उसके पद पे कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते ध्यान से। ओके, अब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो इसको ना 6 महीना के अंदर भरना होता है। समझ में आ गया? लेकिन नया राष्ट्रपति जो आएगा बन के, ठीक है, नया राष्ट्रपति जो बन के आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, वो पूरे 5 साल के लिए आता है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक स्वाभाविक क्या बोलता है, एकदम प्रतिष्ठित पद है, तो इसमें ना
जूठा काम नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो खाली 6 महीना का कार्यकाल बचा था राष्ट्रपति का, नया राष्ट्रपति जो आएगा वो 6 महीना के लिए आएगा, ऐसा नहीं होता है, वो पूरा 5 वर्ष के लिए आता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते ध्यान से। 57 में क्या बोला गया है, 57 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति क्या दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। तो यही 57 में बात बोला गया है कि एक ही व्यक्ति, एक ही राष्ट्रपति जो है दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति दोबारा जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, ये बात बोला गया है 57 आर्टिकल में। एग्जाम्पल में राजेंद्र प्रसाद, एग्जाम्पल में राजेंद्र प्रसाद जो थे ये 2 बार राष्ट्रपति से निर्वाचित हुए थे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब समझते हैं 58 में क्या बोला गया है। तो 58 में जो बोला गया है ये योग्यता के बारे में बोला गया, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बोला गया है। ठीक है, योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, तो योग्यता में जो होनी चाहिए, राष्ट्रपति पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, योग्यता में पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होंगे तभी आप निर्वाचित हो सकते हैं या फिर नियुक्त हो सकते हैं, जो भी हो भारत का बन सकते हैं। ठीक है, तो 58 में योग्यता के बारे में बोला गया है। योग्यता में क्या है, तो पहले वो भारत का नागरिक हो। ओके, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, 35 ईयर आयु होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें शर्त क्या है कि पागल या दिवालिया ना हो, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं हुआ हो। ठीक है, आर्थिक स्थिति सही हो, तो पागल या दिवालिया ना हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पागल दिवालियों ये सब जो है, ये सब राष्ट्रपति का कंडीशन है, शर्त है, जो किस आर्टिकल में बोला गया है, तो 58 आर्टिकल में बोला गया, योग्यता के बारे में बोला गया है। ओके, 59 में क्या है, 59 में दशाएं और शर्त के बारे में बोला गया है, दशाएं और शर्त कंडीशन के बारे में बोला गया है। देखिए, दशाएं और शर्त क्या है, तो पहली बात तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल में सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो पहली बात तो आप राष्ट्रपति जो है वो नौकरी नहीं करना चाहिए, सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया दशाएं और शर्त, किस आर्टिकल में बोला गया है, 59 में आर्टिकल में बोला गया है। और उसके बाद 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, मतलब गारंटी होता है ना, गवाह जिसे बोलते हैं। ओके, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए और संसद का होना चाहिए। ठीक है, संसद का होना चाहिए और 15,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ओके, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो 15,000 जमानत राशि पॉकेट से निकाल के जमा करना पड़ता है। ओके, तो जमानत राशि जो है 15,000 होनी चाहिए। ओके, और 1/6 मत नहीं लाया, 1/6 मत नहीं लाया या फिर नहीं मिला तो उसकी जमानत तौर पे जो राशि जब्त की जाती है वो 15,000 जो जमानत तौर पे राशि जमा किया था वो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग 60 आर्टिकल 60 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बोला गया है। राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति जो शपथ लेगा ना, मैं शपथ लेता हूँ कि वही बात है, तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो बोला गया है वो बोला गया है आर्टिकल 60 में। ओके, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जिसे बोलते हैं CGI। ओके, 61 में क्या बोला गया है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, महाभियोग के बारे में बोला गया है, महाभियोग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते ध्यान से। महाभियोग जो लगा, मतलब महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति को गलती किया तो उसके ऊपर महाभियोग लगा के उसे हटा सकते हैं। ओके, लेकिन महाभियोग लगाने के कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है समझिए। देखिए, महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले जो है किसी भी सदन से ये प्रारंभ कर सकते हैं आप। महाभियोग अगर लगाना है राष्ट्रपति पे तो किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, डजंट मैटर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रारंभ करने के लिए 1/4 होना चाहिए, मतलब 25% होना चाहिए कम से कम। प्रारंभ करने के लिए 1/4 होना चाहिए मत। ओके, और पारित करने के लिए 66% मत होना चाहिए, मतलब कि 2/3%, 2/3% मतलब 66%। ठीक है, और 1/4 मतलब 25%। 25% पारित करने के लिए मतलब 1/4 और मतलब प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत होनी चाहिए और पारित करने के लिए 66% मत होनी चाहिए, मतलब कि 2/3 मत होना चाहिए। ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तक जो महाभियोग लगा है, अभी तक कोई राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ओके, और महाभियोग जो लिए हैं वो किस देश से लिए हैं, तो वो लिए हैं अमेरिका से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक जो है किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा है, ये बात याद रखिएगा। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान मरे, अपने कार्यकाल के दौरान जो मर गए थे राष्ट्रपति, वो कौन कौन राष्ट्रपति थे, तो पहला थे
जाकिर हुसैन, पहला थे जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन जो थे वो कम नंबर के राष्ट्रपति थे, तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। कम नंबर थे, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। दूसरा थे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये जो है 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना काम किया। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। कार्यवाहक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति काम करने आते हैं ना, या फिर मुख्य न्यायाधीश काम करने आते हैं। तो वही काम करने के लिए कौन कौन राष्ट्रपति आए थे? तो एक आए थे बीवी गिरी, जो कि 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे, और दूसरा आए थे एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ये जो थे ना एम हिदायतुल्ला, ये न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो आए थे कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए, BD जत्ती आए थे। तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए 3 व्यक्ति आए थे, 3 राष्ट्रपति। ठीक है, और 2 राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल के दौरान मर गए थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और 72 आर्टिकल में एक बोला गया है जो इम्पोर्टेंट है, 72 आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी के भी क्षमादान की शक्ति मतलब क्षमा कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड हो या फिर सेना न्यायालय की कोई भी चीज़ हो, माफ़ करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और क्षमादान जो दिया गया है राष्ट्रपति की, किसी की भी व्यक्ति किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। वो किसके आदेश पे माफ़ करेगा, किससे परमिशन लेना पड़ेगा? तो गृह मंत्रालय के आदेश पे, गृह मंत्रालय के आदेश पे जो है किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 72 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। ओके देन। अब विदेश में अगर राजदूत नियुक्त करना है, विदेश में अगर राजदूत नियुक्त करना है, जैसे कि भारत का राजदूत अमेरिका में जाकर नियुक्त करना है, तो वो किसका अधिकार है? तो वो अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का ही है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को टोटल राष्ट्रपति के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, ये थोड़ा टारगेट बैच है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट खींचने का प्रयास करते हैं। ओके देन, ताकि 4 महीना में हम दरोगा का कंप्लीट बैच ख़त्म कर दें। ओके देन, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।